नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और ईसीजी ट्यूटोरियल का ये सेकंड सेशन है। ईसीजी ट्यूटोरियल 2। पहले ईसीजी ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कंडक्शन सिस्टम कैसी होती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कार्डियक मायोसाइट का एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। और इस सेशन में हम देखेंगे कि ये कार्डियक और एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल से हार्ट की ईसीजी में पी क्यू आर एस टी वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। आइए शुरू करते हैं ईसीजी ट्यूटोरियल 2। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे जेनेसिस ऑफ पी क्यू आर एस टी वेव्स। अगर समय मिला तो क्यू आर एस का नामकरण नॉमेनक्लेचर कैसे होता है और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन। सभी को पता है कि हार्ट की जो कंडक्शन सिस्टम है वो चालू होती है एसए नोड से। एसए नोड से इंटरनोडल पाथवेज से करंट जाता है एवी नोड पे। एवी नोड से बंडल ऑफ हिल्स और राइट और लेफ्ट ब्रांचेस। यहाँ एक चीज और जाननी होगी कि एसए नोड से एक सेपरेट बंडल कॉल्ड बैकमन्स बंडल ये जाता है सीधा लेफ्ट एट्रियम में, राइट, और वो डायरेक्टली लेफ्ट एट्रियम को डीपोलराइज करता है। हमने उसके बाद देखा था एक सेल का कार्डियक मायोसाइट का एक्शन पोटेंशियल कैसा रहता है। फेज 4 में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। धीरे धीरे कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं। उससे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब भी रीच होता है तब तेजी से सोडियम अंदर आता है क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं और -85 से सीधा पोटेंशियल बढ़ के +20 तक जाता है। वहां पे सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। पोटेशियम फास्ट चैनल्स कुछ देर के लिए खुलते हैं जिससे पोटेंशियल थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आता है और फिर ये जो फेज 1 रहती है जिसमें थोड़ा सा पोटेशियम बाहर जाने से मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाता है। उसके बाद ये फास्ट पोटेशियम चैनल्स बंद हो जाते हैं और कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं। ये कैल्शियम को अंदर लाते हैं। साइमल्टेनियसली स्लो पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं जो पोटेशियम को बाहर ले जाते हैं। जो कि कैल्शियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। इसलिए नेट कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन मिलती जिसको अपन प्लेटू फेज बोलते हैं। ये फेज 2 हो गई। उसके बाद यहाँ कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। पोटेशियम फास्ट और स्लो चैनल्स दोनों खुलते हैं और तेजी से फिर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव की तरफ आता है जिससे अपन फेज 4 में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच जाते हैं। ये हमने पिछले बार देखा था। अभी यहां से अब तक को आगे जाना है। तब बात थी एक सेल की, अभी एक मसल टिश्यू की बात करते हैं। मान लो हार्ट का एक मसल टिश्यू अपन ले लिया है और उसमें कई सेल्स हैं, है ना, बहुत सारे सेल्स हैं और अभी ये पोलराइज स्टेट में है, मतलब इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव है अंदर के साइड, सेल के अंदर के साइड। उसके बाद यहाँ पे एसए नोड से इंपल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल फैलता है, तो एक्शन पोटेंशियल तेजी से सेल्स को डीपोलराइज करता है, मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव करते जा रहा है, पॉजिटिव करते जा रहा है। और ये पॉजिटिव करने से एक करंट बहता है, राइट, एक फोर्स जनरेट होता है। इसको अपन कहते हैं वेक्टर, राइट। कोई भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं वेक्टर। फिजिक्स में आपने जाना होगा पहले। तो ये वेक्टर कैसा रहता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि ये डीपोलराइजेशन करंट है। ये धीरे 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 सब टिश्यू को पॉजिटिव करता जा रहा है। जो पहले नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो पॉजिटिव करता जा रहा है। उसके बाद कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाती सेल, सब टिश्यू पूरा डीपोलराइज हो जाता है, सब पूरा पॉजिटिव हो जाता है अंदर की तरफ, राइट। और उसके बाद रीपोलराइजेशन का करंट चालू होता है, तो धीरे धीरे फिर से सब कुछ नेगेटिव होने लगता है, तो अनदर नया वेक्टर जनरेट होता है। परंतु ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है क्योंकि सेल पॉजिटिव थी, अभी उसको धीरे 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 पूरा फिर से नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन नेगेटिव पोटेंशियल पे
लाने के लिए ये दूसरा रिपोलराइजेशन करंट चालू हो गया। ईसीजी चलता है गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे, राइट। सो मान लो अपन ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, उसका पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज अपन ने यहां रखा है और नेगेटिव चार्ज यहां रखा है। ये अपन ने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि हार्ट अपने लेफ्ट साइड में होता है और हार्ट का जो मेन वेक्टर होता है, मेन फोर्स रहता है, वो जाता है बाईं तरफ और नीचे की तरफ, राइट। सो अगर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो ये नेट मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिपोलराइजेशन करंट इधर जाएगा, इसलिए यहां पे पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है? गैल्वेनोमीटर के दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला करंट गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव की तरफ गया तो पॉजिटिव वेव जनरेट होगी। ये पॉजिटिव करंट है, ये गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव की तरफ गया, पॉजिटिव वेव जनरेट होगी। अगर पॉजिटिव करंट नेगेटिव की तरफ गया तो नेगेटिव वेव जनरेट होगी। तो फिर से अपन समझते हैं, अगर वेक्टर का चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव की इलेक्ट्रोड की तरफ गया तो पॉजिटिव वेव आएगी, राइट। सो गैल्वेनोमीटर ऐसी वेव दिखेगी। पॉजिटिव करंट अगर गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव की तरफ गया तो नेगेटिव वेव आएगी। नेगेटिव करंट अगर पॉजिटिव की तरफ गया तो फिर से नेगेटिव वेव आएगी, और नेगेटिव करंट अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव वेव आएगी। इसको हम फिर से समझते हैं। दूसरा, ये जो वेक्टर हम देख रहे हैं वो अलग अलग हार्ट के अलग अलग एरिया के जितने वेक्टर्स है उसका कंबाइंड समेशन वेक्टर मिलता है, राइट। सो अगर करंट ज्यादा है तो बड़ा वेक्टर मिलेगा और बड़ी वेव जनरेट होगी। अगर करंट छोटा है तो छोटा वेक्टर मिलेगा, छोटी वेव जनरेट होगी। नाउ सपोज एक हमने मसल टिश्यू लिया है और मसल टिश्यू से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया और यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया। अभी ये मसल डिपोलराइज हो रहा है, डिपोलराइजेशन वेव चालू हो गई तो धीरे धीरे पूरे पॉजिटिव चार्जेस होते जा रहे हैं। तो ये करंट कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज करंट है। और कहां से जा रहा है? सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज करंट है और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव वेव जनरेट करेगा, राइट। पूरा टिश्यू डिपोलराइज होने के बाद फिर रिपोलराइजेशन करंट चालू होता है, वो नेगेटिवली चार्ज वेक्टर है और इस टाइम नेगेटिवली चार्ज वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, इसलिए नेगेटिव वेव जनरेट करेगा, राइट। परंतु अभी क्या हो रहा है कि डिपोलराइजेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया, उसके बाद रिपोलराइजेशन भी पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो रिपोलराइजेशन करंट उल्टा जाता है ना, डिपोलराइजेशन तो इस डायरेक्शन में हुआ, रिपोलराइजेशन मान लो उल्टे डायरेक्शन में होता है, मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये रिपोलराइजेशन का करंट नेगेटिवली चार्ज है और वो जा रहा है नेगेटिव की तरफ, राइट। तो नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव की तरफ जाता है तो पॉजिटिव करंट जनरेट होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब अपन टी वेव का सृजन देखेंगे ईसीजी में, तब ये प्रिंसिपल ध्यान में जरूर रखना। नाउ हार्ट का जो एसए नोड है वहां से डिपोलराइजेशन होता है, एबी नोड की तरफ करंट आता है, राइट। और ये इंटरनोडल पाथवे से और पूरे एट्रिया से ये करंट फैलता जाता है एबी नोड की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई? नीचे की तरफ और बाईं की तरफ, राइट। सपोज अपन ने एक इलेक्ट्रोड रखा जिसका एक लीड ऐसा बनाया, अपन लीड के नाम और उसके प्लेसमेंट देखेंगे, पर मान लो एक अपन ने गैल्वेनोमीटर की लीड बनाया जिसका पॉजिटिव इधर है और दूसरा एक राइट साइड में लीड बनाया उसका पॉजिटिव इधर है, राइट। सपोज ऐसा अपन ने लीड बनाया, तो इस लीड में जो कि करंट उसके तरफ जा रहा है, कौन सा करंट? एट्रियल डिपोलराइजेशन का करंट। ये कौन सा कैसा करंट है? पॉजिटिव चार्ज वेक्टर है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है लीड 2 के, तो लीड 2 में यू विल गेट अ पॉजिटिव वेव। और ये जो करंट है इसके पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो राइट साइडेड लीड में यू विल गेट अ नेगेटिव वेव, राइट। यही फिर से मैंने डिपिक्ट किया है।
ऐसे नोड से करंट जा रहा है, एबी नोड की तरफ करंट जा रहा है, करंट जा रहा है कहां, नीचे की तरफ और बाई तरफ। लीड 2 में पॉजिटिव वेव आएगी और कोई भी राइट साइडेड लीड में नेगेटिव वेव आएगी। अब हमने देखा था कि दो एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, और जो एसए नोड से करंट निकलता है वो इंटरनोडल बंडल से एबी नोड पे तो आता है, परंतु एक बैकमन्स बंडल अलग से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम का डिपोलराइजेशन डायरेक्टली चालू होता है, परंतु थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए राइट एट्रियम डिपोलराइजेशन पहले चालू हो जाता है और लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइजेशन थोड़ा कुछ 20 मिलीसेकंड लेट चालू हो जाता है। तो अगर अपन ये पी वेव को बढ़ा करके देखेंगे तो एक्चुअली एक पी वेव ऐसी नहीं है, वो राइट की और लेफ्ट की मिला के एक पी वेव बन रही है, परंतु ये बहुत छोटी है, इसलिए अपने को ये अलग ऐसा एम पैटर्न नहीं दिखता है, परंतु एक छोटी सी वेव दिखती है। परंतु मान लो एक चेंबर बड़ा हो गया, ये वाला चेंबर बड़ा हो गया, सपोज वो बाद में आएगा लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में, तो क्या होगा, ये वेव तो उतनी रहेगी, ये वेव बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा एम पैटर्न दिखेगा, राइट। बट फॉर मोस्ट फिलहाल अब तो इतना समझना काफी है कि अपने को ये अलग से ऐसा एम पैटर्न नहीं दिखता है, अपने को एक सिंगल वेव पी वेव दिखती है। तो व्हाट डज पी वेव स्टैंड फॉर? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एक बार एट्रिया डीपोलराइज हो गए, उसके बाद करंट यहां वेंट्रिकल के देरी पर आया है, यहां पे एक फाइब्रस शीथ है, यहां पे फाइब्रस शीथ है जिससे वेंट्रिकल में करंट नहीं आ सकता। तो वेंट्रिकल में करंट जाने का एकमात्र रास्ता एवी नोड है, राइट। तो ओनली एंट्री पॉइंट ऑफ द करंट इन द वेंट्रिकल इज द एवी नोड, राइट। और एवी नोड में करंट डिले होता है, ये भगवान ने जानबूझकर की हुई व्यवस्था है, क्योंकि जैसा करंट आता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है। तो अगर एट्रिया में करंट और वेंट्रिकल में करंट साइमल्टेनियसली तेजी से पहुंच गया तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा और वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ब्लड कैसे जाएगा? इसलिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होके करंट जब एट्रियल डिपोलराइजेशन होकर करंट जब एवी नोड पे आता है तो एवी नोड डिले करता है ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड वेंट्रिकल में जाए। ये डिले क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टेड फाइबर्स रहते हैं वो छोटे रहते हैं और उसमें गैप जंक्शंस भी कम रहते हैं। अपन ने देखे थे दो सेल्स के बीच में देयर आर गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन से आयंस एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच के तेजी से डिपोलराइजेशन प्रक्रिया चालू कर देते हैं, इसमें गैप जंक्शन भी कम रहते हैं। और लास्टली सोडियम चैनल्स भी कम रहते हैं, जिसके कारण एवी नोड में करंट डिले होता है। तो ये डिले ईसीजी में फ्लैट लाइन के रूप में दिखता है। पी वेव के बाद देयर इज कॉल्ड एज पीआर सेगमेंट। ये फ्लैट लाइन इसलिए कि यहां पे कोई करंट नहीं बह रहा है, एट्रिया डिपोलराइज हो चुके हैं, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन शुरू होना बाकी है, इसलिए आइसोइलेक्ट्रिक करंट ना कि पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है, करंट इज जीरो, राइट। सो दिस इज पीआर सेगमेंट। उसके बाद करंट पहुंच जाता है वेंट्रिकल में, जो हमने बताया कि फाइब्रस शीथ जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, वही फाइब्रस शीथ जैसे मान लो कि इंसुलेशन की तरह ये इंसुलेशन की तरह ये फाइब्रस शीथ इंसुलेशन की तरह ये बंडल्स को भी कवर करती है। और ये इंसुलेशन में छेदे बनते हैं आखिर में, जब सेप्टम का लगभग 1/3 सेप्टम नीचे आ जाता वहां पे ये फाइब्रस शीथ में छेदे बनते हैं। तो कुल मिला के करंट तब जब लोअर 1/3 सेप्टम में और ये छेदे हैं यहां पे लेफ्ट बंडल ब्रांच के कवरिंग में ज्यादा रहते हैं, इसलिए डीपोलराइजेशन कहां से चालू होता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच से चालू होता है। तो नॉर्मली करंट यहां से शुरू हुआ तो कहां फैलेगा? राइट साइड में फैलेगा। सो इनिशियल करंट जो सेप्टम का डीपोलराइजेशन, इनिशियल करंट गोस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। सो तुरंत कुछ मिलीसेकंड बाद राइट बंडल में भी करंट आ जाता है और थोड़ा सा डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में भी जाता है, परंतु प्रेडोमिनेंट वेक्टर दोनों का अगर अपन समेशन करें, ये बड़ा और ये छोटा मिला के क्या हो जाता है? इतना लेफ्ट साइडेड करंट होता है। जो कि ये लेफ्ट साइडेड करंट अपना इलेक्ट्रोड कहां पे है? यहां पे लीड टू का पोल पॉजिटिव यहां पे है, जो कि पॉजिटिव से दूर जा रहा है, इसलिए वी गेट अ नेगेटिव वेव, दैट इज कॉल्ड अ क्यू वेव, राइट। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पहला प्रक्रिया है, सेप्टल डीपोलराइजेशन, राइट। एक बार सेप्टम डीपोलराइज होने के बाद, सेप्टम डीपोलराइज हो गई, क्यू वेव
वेव आ गई। उसके बाद जो मेजर करंट जाता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि तेजी से करंट फैलता है हार्ट के एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम। ये हार्ट के अंदर के सतह एंडोकार्डियम कहलाती है, बाहर के सतह एपिकार्डियम। एपी मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। सो करंट तेजी से अंदर से बाहर की ओर फैलता है, और जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत मोटा है, राइट वेंट्रिकल पतला है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ करंट जाता है लेफ्ट साइड में और लोअर साइड में। इसलिए लेफ्ट साइड के जो भी लीड्स है, फॉर एग्जांपल लीड 2 में अपने को टॉल आर वेव मिलेगी, राइट, क्योंकि ये करंट प्रेडोमिनेंटली लेफ्ट साइड में जा रहा है। राइट साइड का जो भी लीड है उसमें उसकी उल्टी मतलब एस वेव मिलेगी, राइट। ये हो गया फेज 2। और लास्टली ये पूरा डिपोलराइज हो चुका है, केवल ये एरिया बचा है, बेसिस ऑफ द वेंट्रिकल। तो लास्ट में करंट जाता है बेसिस की तरफ, ऊपर की तरफ, और जो कि ये अपने पॉजिटिव से दूर जा रहा है, इसलिए यहां नेगेटिव वेव मिलती है एस वेव, और यहां हल्की सी राइट साइडेड लीड में पॉजिटिव वेव मिलती है, दैट इज आर वेव। यहां पे पहले से छोटी सी आर वेव मिली और यहां एस वेव मिली है, छोटी सी दूसरी आर डैश कराएंगे उसको, परंतु यहां एस वेव मिलती है, राइट। सो दिस इज द फेज 3 ऑफ डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के कौन से 3 फेजेस हो गए? पहली फेज हो गई सेप्टल वेक्टर, जो कि ये सेप्टम है, पहला सेप्टल वेक्टर जो कि राइट साइड में जाता है, इसलिए क्यू वेव मिलती। दूसरा मेजर वेक्टर जो लेफ्ट साइड में जाता है, इसलिए आर वेव मिलती। और तीसरा बेसल डिपोलराइजेशन, दैट इज द लास्ट, इसलिए एस वेव मिलती। तो व्हाट डज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स? सो इस प्रकार वी हैव सीन द फेज 2 ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसके बाद फाइनल फेज में करंट कहां जाता है? Towards the basis, right? So what happens is अपना Q wave हुआ है सेप्टल डिपोलराइजेशन का, that is phase 1। फिर R wave आया है due to ventricular depollarization, that is phase 2। और finally ये करंट बेसिस सबसे लास्ट डिपोलराइज होते हैं हार्ट के, तो बेसिस पे जाता है, तो जो कि यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाता है, इसलिए we get a Q S wave, right? Again another small negative wave। तो ये हो गया अपना Q R S complex। So this is the third phase of ventricular depolarization। तो पहला सेप्टल डिपोलराइजेशन, स्मॉल Q नेगेटिव वेव, फिर मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन R वेव, और फिर टर्मिनल डिपोलराइजेशन S wave। So this is called as the QRS complex। What does it represent? Ventricular depolarization। थोड़ा सा बार-बार मैंने रिपीट किया इस चीज को, परंतु उसे क्षमा करें, समझने के लिए जरूरी था। ना जब QRS खत्म होता है, QRS खत्म होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन खत्म होता है, तो उस पॉइंट को कहते हैं J पॉइंट। J पॉइंट is the junction of S wave and ST segment। तो what is this ST segment? वेंट्रिकल अभी completely depolarized हो गया, पूरा पॉजिटिव हो गया, उसके बाद अभी there is no current flowing, right? तो कोई करंट नहीं बह रहा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, फिर से आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ गई, that is called the ST segment। मतलब T wave वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन अभी चालू होना है और डिपोलराइजेशन खत्म हो चुका है, तो दैट इज द J पॉइंट। ST सेगमेंट और S वेव का जो जंक्शन है, ये याद रखना, क्योंकि कई बार ये J पॉइंट एलिवेशन, जैसे हार्ट अटैक्स में J पॉइंट एलिवेशन होता है, तो ये J पॉइंट है, कौन सा है J पॉइंट? एंड ऑफ S वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ ST सेगमेंट, राइट। नाउ वेंट्रिकल्स अपने कंप्लीटली डिपोलराइज हो गए, उसके बाद रीपोलराइजेशन की प्रक्रिया चालू होना है। नॉर्मली क्या होता है, अपना वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है और डिपोलराइजेशन का करंट कहां जाता है? लेफ्टवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, या एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ। ये एपिकार्डियम हो गया, राइट। परंतु
परंतु रीपोलराइजेशन का करंट उल्टा चालू होता है, फ्रॉम एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो एपिकार्डियम, बाहर से वेसल्स अंदर जाते हैं। ये वेंट्रिकल हो गए, राइट। सो दिस इज द वेंट्रिकल। हार्ट के आर्टरीज बाहर रहती है, उससे ब्लड वेसल्स अंदर जाते हैं। तो जब हार्ट कांटेक्ट होता है तब ये अंदर की वेसल सब दब जाती है। तो सब ये एंडोकार्डियम की नीचे का जो मसल है या सब एंडोकार्डियल मसल वो दब जाता है। इसलिए यहाँ डीपोलराइजेशन बाद में, रीपोलराइजेशन बाद में होता है। रीपोलराइजेशन कहाँ चालू होता है? बाहर से चालू होता है। हार्ट की अगर अपन सतह देखें तो ये हो गया एंडोकार्डियम, ये हो गया एपिकार्डियम। उसके एंडोकार्डियम के नीचे का मसल है उसको कहते हैं सब एंडोकार्डियल, और एपिकार्डियम का नीचे का मसल है उसको कहते हैं सब एपिकार्डियल, राइट। और बीच में का मसल, ये 3 डिवीजन अपन ने बना दी। तो रीपोलराइजेशन कहां से चालू होता है? सब एपिकार्डियल मसल से सब एंडोकार्डियल मसल की तरफ। तो इसका जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? रीपोलराइजेशन का वेक्टर इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि अभी पॉजिटिव हो गया था हार्ट, अभी सब कुछ नेगेटिव होते जा रहा फिर से। और उसका डायरेक्शन कहां है? ये प्लस से अपोजिट है या नेगेटिव की तरफ है। इसलिए नेगेटिवली चार्ज करंट गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड गिव्स अ पॉजिटिव वेव। हमने देखा था गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में कि नेगेटिव वेक्टर अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव वेव मिलेगी, राइट। तो फाइनली हम लोग अभी पूरा हार्ट का डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन की समरी देखते हैं, राइट। डीपोलराइजेशन की वेव चालू होती है एसए नोड से। एसए नोड से करंट फैलता है एट्रिया में और एवी नोड की तरफ जाता है, जो कि अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ है और करंट इस डायरेक्शन में आता है, तो इट जनरेट्स अ पॉजिटिव वेव, दैट इज अ पी वेव। उसके बाद एवी नोड में करंट डिले होता है, जिसके कारण ये पी आर सेगमेंट आइसोलेटेड। उसके बाद वेंट्रिकुलर, पहले सेप्टम डीपोलराइजेशन होता है, उसका एक क्यू वेव। उसके बाद पूरा मेजर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होता है, उसका है आर वेव। और टर्मिनल डीपोलराइजेशन हार्ट के बेसिस का, उसका है एस वेव। उसके बाद फिर से एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट फिर से आइसोइलेक्ट्रिक। यहाँ पे वेंट्रिकल पूरी तरह से डीपोलराइज हो चुके हैं और रीपोलराइजेशन शुरू होना बाकी है। फाइनली रीपोलराइजेशन चालू होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, फ्रॉम द एपिकार्डियम टू द एंडोकार्डियम। तो रीपोलराइजेशन का जो करंट है वो नेगेटिवली चार्ज करंट है और जा रहा है नेगेटिव की तरफ, लीड टू के नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसलिए हमको नेगेटिवली चार्ज करंट नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए वी गेट अ पॉजिटिव वेव, दैट इज द टी वेव। नाउ टी वेव के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल आने तक, दूसरा एक्शन पोटेंशियल चालू होता है एस नोड की पी वेव से। तो उस टी वेव खत्म होने के बाद पी वेव चालू होने तक ये इसको कहते हैं टीपी सेगमेंट। तो ये भी आइसोइलेक्ट्रिक रहता है। आइसोइलेक्ट्रिक मतलब वहां जीरो चार्ज है, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव नहीं। तो ये कंपैरिजन के लिए दिस इज द बेस्ट सेगमेंट। एसटी सेगमेंट जो है वो भी, ये पीआर सेगमेंट है वो भी आइसोइलेक्ट्रिक है, एसटी सेगमेंट है वो भी आइसोइलेक्ट्रिक है। परंतु कोई भी बीमारियों में ये पीआर सेगमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, एसटी सेगमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, बट यूजुअली ये टीपी सेगमेंट ऊपर नीचे बहुत कम होती है, इसलिए इसको रेफरेंस पॉइंट करके माना जाता है। सो दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। अब आप बोलेंगे कि एट्रिया का डीपोलराइजेशन हमने देख लिया, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन देख लिया, वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन भी देख लिया, तो एट्रिया का रीपोलराइजेशन कहां गया? तो एट्रिया का रीपोलराइजेशन की वेव जो रहती बहुत छोटी रहती है और एट्रिया का रिपोलराइजेशन जो है इसी डायरेक्शन में होता है, मतलब डीपोलराइजेशन भी इसी डायरेक्शन में और रिपोलराइजेशन भी सेम डायरेक्शन में हो। तो जो कि ये एट्रिया का रिपोलराइजेशन ये नेगेटिवली चार्ज वेक्टर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसलिए उससे उल्टी वेव पैदा होती है। परंतु ये वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की जो बड़ी वेव है आर वेव, उसके चलते दिखती नहीं, क्योंकि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का इतना बड़ा करंट है,
ये केवल 10 से 100 से 200 माइक्रोवोल्ट का करंट उसमें समझ में नहीं आता, परंतु जब किसी कारण से वेंट्रिकुलर डिकोलेशन डिले होता है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, तो तुरंत पी वेव के बाद ये एक नेगेटिव वेव दिखती है। दिस इज द वेव ऑफ एट्रियल रिपोलराइजेशन। लास्टली कभी-कभी टी वेव के बाद एक और पॉजिटिव वेव मिलती है, दैट इज कॉल्ड द यू वेव। अब ये यू वेव क्यों मिलती है, इसमें मतमतांतर है। इसके कारण ये पुरकिंजे फाइबर्स शायद लेट रिपोलराइज होते हैं, या मिड मायोकार्डियम, अपन ने देखा था मायोकार्डियम का एक सब एंडोकार्डियल, सब एपिकार्डियल और बीच का मिड मायोकार्डियल, ये सेल थोड़ी लेट रिपोलराइज होती है, इसके कारण यूवेव मिलती है। तो अक्सर यूवेव नहीं मिलती, कभी-कभी कोई विशेष पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये यूवेव ज्यादा मिलती है, यही यूवेव का सिग्निफिकेंस है। So this is how we have seen the generation of PQRST waves in the ECG. ECG में repolarization और depolarization कैसे मायोकार्डियल सेल्स का दिखता है, ये हमने देखा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्ट के अलग-अलग इंटरवल्स कैसी हैं, ECG में अलग-अलग इंटरवल्स कैसी हैं, और हार्ट रेट ECG से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये वाला वीडियो देखने के पहले, PQRST वाला वीडियो देखने के पहले आप मेरा एक्शन पोटेंशियल का वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे ये समझने में आसानी जाएगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू। अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में ECG ट्यूटोरियल 3 में। थैंक यू सो मच।